क्या आप वैल्यू स्ट्रीम के इवेंट्स के बारे में जानते हैं? क्या आप वैल्यू स्ट्रीम में यूज होने वाले करंट स्टेट मैपिंग, फ्यूचर स्टेट मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के थर्ड पार्ट में। आज मैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के कुछ नए पॉइंट से आपको अवगत कराऊंगा। इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको मैंने वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के ओवरव्यू और सिंबल्स के बारे में बताया था। अगर आपको वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें और आज जानिए वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के कुछ नए और इम्पोर्टेंट बातें। नॉर्मली वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के प्रोसेस के ओवरव्यू की बात करें तो एक ब्लॉक डायग्राम मैंने जैसे कि आपको शो कर रखा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लीडरशिप का। इस लीडरशिप का मतलब है कि आप एक लीडर डिप्यूट कर देते हो पूरे प्रोसेस के लिए, जो कि उस पूरे प्रोसेस को टेक केयर करेगा और अपनी सारी इंफॉर्मेशन हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, कस्टमर एंड तक पहुंचाएगा और सारा डाटा गैदर करेगा शॉप फ्लोर से अपने पास, ताकि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का सही तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो लीडरशिप के बाद सेकंड नंबर प्रोसेस आता है करंट स्टेट मैपिंग। करंट स्टेट मैपिंग में हम ये देखते हैं कि अभी करंट का प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसमें साइकिल टाइम क्या आ रहा है, उसमें टैग टाइम क्या आ रहा है, उसमें किस तरह के ऑपरेटर मशीन पे काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट ऑपरेटर हैं या न्यू ऑपरेटर हैं, टैलेंटेड ऑपरेटर हैं या नॉन टैलेंटेड ऑपरेटर मशीन पे काम कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे मशीनों की लोकेशन क्या है, मशीन की डिस्टेंस एक मशीन से दूसरे मशीन की कितनी है, एक मटेरियल को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है, एक मटेरियल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने में कितना टाइम लग रहा है। ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन करंट स्टेट मैपिंग में डिफाइन करना पड़ता है, ताकि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चल सके कि अभी का सिचुएशन कैसा है, अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन कैसा है हमारे शॉप फ्लोर का, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लेकर के जिसके लिए हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कर रहे हैं। करंट स्टेट मैपिंग में आप नॉर्मली डाटा कलेक्शन करते हो। उस डाटा कलेक्शन के बेसिस पे आप एक मैप तैयार करोगे कि आपका करंट प्रोसेस फ्लो कैसा है, आपके करंट प्रोसेस फ्लो में क्या क्या सीक्वेंस है, आपके करंट प्रोसेस फ्लो में नॉन वैल्यू एक्टिविटी क्या क्या चीजें हैं, आपके करंट प्रोसेस फ्लो में वेस्ट क्या क्या है। तो इसमें आप जो डाटा कलेक्ट करोगे, उसमें मेन डाटा जो कलेक्ट करोगे आप, उसमें से आपको मैं कुछ डाटा कलेक्शन के पॉइंट्स बता रहा हूं। वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर वॉइस क्या है, कस्टमर का शेड्यूल क्या है। फिर दूसरा पॉइंट है, आप वो मैप बनाओगे जो नॉर्मली जिस प्रोसेस में वो प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है, और उस मैप के बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट करोगे हर स्टेज पे जाकर के कि क्या साइकिल टाइम आ रहा है, क्या टैग टाइम आ रहा है। आप ये भी डाटा कलेक्ट करोगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है उस पूरे प्रोसेस में, और आप ये भी देखोगे कि लाइन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। कहीं पे किसी कंपोनेंट को बनने में 50 सेकंड का टाइम लग रहा है और कहीं पे किसी कंपोनेंट को बनने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सारा डाटा कलेक्ट करोगे करंट स्टेट मैपिंग में। करंट स्टेट मैपिंग की कैलकुलेशन करते समय इस चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहला पॉइंट है साइकिल टाइम आपको पता होना चाहिए, टैग टाइम आपको पता होना चाहिए, वर्किंग आवर आपको पता होना चाहिए, नॉन वर्किंग आवर आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स पता होने चाहिए आपको, ब्रेक टाइम पता होना चाहिए आपको कंपनी का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेंज ओवर टाइम आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी कंपनी का शिफ्ट का चेंज ओवर होगा। दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, लीडरशिप और करंट स्टेट मैपिंग से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करने जा रहे हो, कौन से फैमिली प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करने जा रहे हो। तो इसके लिए आप मैट्रिक्स तैयार करोगे प्रोडक्ट्स की, जिससे कि आपको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट फैमिली के ऊपर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कर रहे हो, किस कस्टमर के लिए वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कर रहे हो। जैसे ही आपका करंट स्टेट मैपिंग फाइनल हो जाता है तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा फ्यूचर स्टेट मैप। फ्यूचर स्टेट मैप में आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन चीजों को सोचना पड़ेगा जो आप प्रोसेस से एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसा आप प्रोसेस बाद में चाहते हो इंप्रूवमेंट के बाद, जैसा आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बाद चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे प्रोसेस में स्टेबिलिटी आए, आप चाहते हो कि मेरे प्रोसेस में रिजेक्शन कम हो जाए, आप चाहते हो कि मेरे प्रोसेस से वेस्ट खत्म हो जाए, आप चाहते हो कि मेरे प्रोसेस से मुड़ा खत्म हो जाए। तो आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह का डिजाइन आपको तैयार करना पड़ेगा फ्यूचर स्टेट मैपिंग में।
फ्यूचर स्टेट मैपिंग में वो मैपिंग डिजाइन करनी पड़ेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो प्रोसेस आपका कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो प्रोसेस आपका हायर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। फ्यूचर स्टेट मैपिंग में एक्चुअल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कस्टमर की डिमांड क्या है, एक्चुअल में कस्टमर कितना टाइम चाहता है, एक्चुअल में कस्टमर कितना आउटपुट चाहता है आपके प्रोडक्शन से, एक्चुअल में कस्टमर कितना प्रोडक्टिविटी चाहता है। आप किस तरह से वर्क फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो कई तरह के इंटरप्शन के साथ, आप किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी को बैलेंस कर सकते हो पूरे लाइन प्रोसेस में, लीन मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से क्वालिटी एरर रिमूव कर सकते हो, आप किस तरह से डिलीवरी लीड टाइम कम कर सकते हो, आप किस तरह से कस्टमर के सर्विस को इंप्रूव कर सकते हो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप किस तरह से प्रोसेस से कॉस्ट को कम कर सकते हो। नॉर्मली फ्यूचर स्टेट मैपिंग में आप एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करते हो जिसमें कि आप डिफाइन करते हो कि नॉन वैल्यू एक्टिविटी को रिमूव करने के बाद आपका प्रोसेस किस तरह से दिखेगा, आपके प्रोसेस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और आपके प्रोसेस इंप्रूवमेंट होने के बाद आपकी कंपनी में किस किस तरह के प्रोसेस स्टेप्स फॉलो होने लगेंगे, किस किस तरह के इंप्रूवमेंट्स फॉलो होने लगेंगे, किस किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा ऑपरेटर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए और आपके लिए। फ्यूचर स्टेट मैपिंग के ब्लूप्रिंट में आपको यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर में किस तरह का प्रोसेस रहेगा, किस तरह का प्रोसेस फ्लो रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के जो आपने प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सेलेक्ट किया है। नॉर्मली फ्यूचर स्टेट मैपिंग तैयार होने के बाद आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आपको वो एक्टिविटी डिफाइन करनी पड़ेगी जिन एक्टिविटी को आप नॉन वैल्यू एक्टिविटी कहते हैं, वो एक्टिविटी डिफाइन करनी पड़ेगी जिनकी वजह से वेस्ट पैदा होता है, वो एक्टिविटी डिफाइन करनी पड़ेगी जो आपके प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आप उन सभी चीजों पे टारगेट बनाओगे जिन सभी चीजों की वजह से आपके प्रोसेस का प्रोडक्टिविटी कम होता है। आप उन सभी इनसफिशिएंट वर्कों को रिमूव करोगे अपने प्रोसेस से जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या मुड़ा है आपके प्रोसेस में, क्या क्या वेस्ट है आपके प्रोसेस में, क्या क्या इनसफिशिएंट एक्टिविटी है, क्या क्या नॉन वैल्यू एक्टिविटी है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन सभी पॉइंट्स आप टारगेट करोगे और इन सभी वेस्ट और नॉन वैल्यू एक्टिविटी को अपने प्रोसेस से रिमूव करोगे। और प्रोसेस से इन सभी नॉन वैल्यू एक्टिविटी को रिमूव करने के लिए डिफरेंट टास्क डिफाइन करोगे, डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करोगे, अलग अलग बंदे की रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करोगे कि आप इस एरिया में ये प्रॉब्लम रिमूव करोगे, आप इस एरिया में ये प्रॉब्लम रिमूव करोगे, ताकि पूरे प्रोसेस में से अनवैल्यूएबल नॉन वैल्यू एक्टिविटी का रिमूवल हो सके और हर तरह के वेस्टों को हटाया जा सके, हर तरह के नॉन वैल्यू एक्टिविटी को हटाया जा सके। दोस्तों नॉर्मली करंट स्टेट मैपिंग, फ्यूचर स्टेट मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ये तीनों को एक नाम दे सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग इवेंट। तो दोस्तों जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार हो गया और आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत आपने अपनी एक्टिविटी चालू कर दी और उस एक्टिविटी के तहत कई तरह के वेस्ट, मुड़ा और नॉन वैल्यू एक्टिविटी आप अपने प्रोसेस से रिमूव कर देते हो, तो फाइनली आपका प्रोसेस स्टेबल हो जाता है और आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां पे आपके कस्टमर का डिमांड मीट होता है। एक बार आपका प्रोसेस अगर मीट हो जाता है कस्टमर के डिमांड के बेसिस पे, तो आप कोशिश करो कि इसको सोशलाइज कर दो। इट मींस कि आप इस तरह के प्रोसेस को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दो शॉप फ्लोर में और इसको स्टैंडर्डाइज कर दो ताकि इसी तरीके से वो प्रोसेस रन कर सके और स्टेबल हो सके। इस प्रोसेस के रन और स्टेबलाइज होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रोसेस उसी तरह से चले जैसे आपने प्लान बनाया था। वो प्रोसेस उस तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए आपको समय समय पे ऑडिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 महीने या 6 महीने की फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी ताकि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है उस प्रोसेस के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोसेस उसी तरह से चलता रहे और उस प्रोसेस की वैल्यू उसी तरह से आउटपुट में कन्वर्ट होती रहे और कस्टमर की डिमांड को हम मीट करते रहे। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बात की है वो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के 3rd पार्ट को मैं समाप्त करता हूं और मिलते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के 4th पार्ट में, जिसमें हम आपको अवगत कराएंगे कि वैल्यू स्ट्रीम में यूज होने वाले 8 स्टेप्स के बारे में और समझेंगे कि वैल्यू स्ट्रीम में यूज होने वाले प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस को। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के 4th पार्ट में।